हम चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो जवाब भाजपा देती है, भाजपा से सवाल पूछे तो जवाब चुनाव आयोग देता है। हम किससे सवाल पूछे? तो मुसलमान तो सिर्फ कंधा है, निशाना कहीं और है। निशाना इस देश के पिछड़े हैं, निशाना इस देश के दलित हैं, निशाना इस देश के आदिवासी हैं। स्थिति में देश मिला था जहां लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र ला करके स्वतंत्र संस्थाएं बनाना और उन स्वतंत्र संस्थाओं की स्वीकार्यता लाना देश में। जो देश, मतलब मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, एक जिले में 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। हर्षवर्धन जी इस बात को समझते हैं। जिस कोने जाइएगा एक राजा वहां पर है। आप रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, आपको राजा ही राजा मिलेंगे। उस देश में राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम पंडित नेहरू ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, मौलाना आजाद ने किया, सरदार पटेल ने किया। लोकतंत्र लाए, उसके बाद धीरे धीरे स्वीकार्यता होते 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 जब स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व बन गया तो फिर आप आते हैं और आप कहते हैं 70 सालों में किया क्या। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसके अकाउंट में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 136 से 137 करोड़ रुपए। तो ये 99 वर्सेज 1% की लड़ाई है। तो देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। बिहार का चुनाव इतनी बुरी तरह से आप क्यों हारे? आपने भी बड़ी मेहनत की वहां पर। हाँ, आपके नेता राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की, तेजस्वी यादव ने बड़ी मेहनत की। आप जमीन पर गए, आप भी बड़े दावे कर रहे थे, सब दावे कर रहे थे जीतेंगे, सरकार बदलेगी। क्या हुआ? देखिए, किसी भी चुनाव की जीत और हार का सिर्फ 1 या 2 कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं और बहुत सारे कारण थे उसमें। SIR से शुरू करके काउंटिंग तक बहुत सारे कारण थे। कुछ कमियां भी रहीं, उन कमियों पे समीक्षा हो रही है और हार को स्वीकार किया हम सारे लोगों ने। मेहनत की, थोड़ी और मेहनत या बहुत ज्यादा और मेहनत की जरूरत थी। कहीं ना कहीं अलायंस में कुछ सीटों पे जो फ्रेंडली फाइट हुई उसका नुकसान हुआ। कई जगहों पे पैसे का बहुत बड़ा असर रहा इस चुनाव में। मैं ये कह सकता हूं 10,000 वाला पैसा डाला गया, 10,000 वाले का बहुत इंपैक्ट था। चुनाव प्रभावित था, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाद में मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव में वैसे भी बहुत पैसा डाला गया। मैं चूंकि मगध से लेकर के मिथिलांचल से लेकर सीमांचल से लेकर के बेतिया सब सारे जोन में रहा, चुनाव प्रचार कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत करीब कैश बांटा गया। तो कोई एक कैश बांटा गया नहीं। एक चुनाव में होता है कि प्रत्याशी को चुनाव आयोग की तरफ से एक लिमिटेड पैसा खर्च करना है, लेकिन जिस चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हो और उसकी कोई गिनती भी ना हो, तो जाहिर सी बात है आप ये कह सकते हैं कि चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। अब आप फंस गए चक्रव्यूह में। फंसाइए। आप ऐसे फंस गए कि आपने देखिए बहुत ईमानदारी से अपना विश्लेषण दे दिया कि बिहार चुनाव इसलिए हारे, गलत अलायंस हो गए, पैसा बांट दिया गया, पैसा बहुत खर्च कर दिया गया। आपने वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। नहीं, आपके नेता वोट चोरी कर रहे हैं कि हम वोट चोरी से बिहार हार गए। आप ईमानदारी से अपने विश्लेषण में बाकी कारण मैंने SIR से काउंटिंग तक की बात की, तो कहां से शुरू किया मैंने? भाई अभी अजय माकन जी ने बोलते हुए एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सत्ता में रहने वाली पार्टी है, उसके अकाउंट में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट में 136 से 137 करोड़ रुपए। तो ये 99 वर्सेज 1% की लड़ाई है। तो पैसे का इंपैक्ट कितना बड़ा है, आप उसका विश्लेषण करिए तो समझ में आएगा। वोट चोरी नहीं हुई ना? 10,000 वोट चोरी तो नहीं हुई ना? नहीं, पैसे से और क्या होता है? 10,000 रुपए बेईमानी धांधली तो नहीं हुई ना भाई? चुनाव से जीतन राम मांझी का बयान नहीं सुना क्या आपने? हाँ सुना। अभी कल परसों ही आया। हाँ। तो जीतन राम मांझी तो कह रहे हैं कि मैंने DM से कह के जितवा दिया। वो तो कहते हैं परपेटेड है उनका वीडियो। हाँ, वो तो बाद में सब यही कहते हैं। आजकल तो AI पे डाल दो कि डीप फेक है। वोट चोरी होती है क्या इमरान? मुझे लगता है भेजा जाए हैदराबाद वाइस सैंपल के लिए, वीडियो की जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोट चोरी होती है तो कैसे होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, उसके लिए चुनाव आयोग, राहुल जी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कैसे होती है। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग आगे आकर के बाकायदा जो राहुल जी ने आरोप लगाए, राहुल जी ने जो तथ्य रखे, राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के सामने 3 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक चुनाव आयोग आगे आकर के क्यों नहीं जवाब देता है? जवाब देना ही नहीं चाहता। चुनाव आयोग से ज्यादा भाजपा के नेता जवाब देना शुरू कर देते हैं। गृह मंत्री जी देश की संसद में जिस तरह से धमकी भरी भाषा में बोल रहे थे, उससे पता चलता है कि आप चुनाव आयोग को बचाने के लिए, चुनाव आयोग को सेव करने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग सामने आए ना, उस पर से भरोसा टूट रहा है लोगों का। होती है या नहीं होती है, आप इसको क्लियर करिए, देश के सामने बताइए। आपने अच्छा किया संसद का जिक्र कर दिया। विनोद जी भी अगला सवाल पूछेंगे आपसे। संसद में आपने मांगी थी डिबेट SIR पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर डिबेट हो गई, आप भी थे वहां पर, आपने पूरी डिबेट देखी भी, आप बोले भी संसद में इस बार नहीं, वंदे मातरम नहीं आप बोले, लेकिन हाँ बस बोलने नहीं दिया गया। हमने तो देखा आपका, आप देखिएगा, हमने तो आप हरिवंश जी जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं देखिएगा बोलते समय, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बोल पाए। सत्ता पक्ष ही बोलता है, विपक्ष को बोलने कहां देते हैं।
ये मेरा आरोप है और मैं टीवी स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हूं। मतलब आप सीधा आरोप यह है कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विपक्षी सांसदों को नहीं बोलने दिया जा रहा। टाकी चेयर से की जाती है विपक्ष के लोगों को, कोई भी फ्लो के साथ अपना भाषण नहीं दे सकता। जानबूझ करके या जो भी कारण रहता हो, नहीं बोलने दिया जाता तो नहीं बोलने दिया जाता। आप जैसे ही अब चुनाव सुधार पे बात कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग पे बात ही नहीं कर सकते जब तक आप बीमारी नहीं बताएंगे, इलाज कैसे होगा। मैं यही बात तो बोल रहा था, नहीं बोलने दिया गया। उन्होंने कहा एक्सपेंज कर देंगे और बोल नहीं सकते आप विषय। भाई चुनाव सुधार पे बात हो रही है, आपने विषय का नाम ही रखा है इलेक्टोरल रिफॉर्म, लेकिन आप चुनाव आयोग का नाम नहीं ले सकते, तो कैसा इलेक्टोरल रिफॉर्म कैसे कर पाएंगे आप? पर ये जो डिबेट हुई वंदे मातरम और एसआईआर वाली, खूब चर्चा थी, पूरे देश ने सबके भाषण देखे सुने, बहुत वायरल भी हुए खूब। क्या मिला आपको उस डिबेट से? क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए ये हमसे डिबेट मांग रहे थे और खुद ही फंस गए दोनों मुद्दों पर, सरकार वो डिबेट जीत गई। आप उल्टा कह दीजिए कि आप फंस गए। प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना वंदे मातरम पर आपने? आपको लगता है कि कांग्रेस फंस गई थी? इनके पास तो गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं, फंसे तो ये थे। इनको अंततो गत्वा उस बहस को जिस दिशा में ले जा रहे थे, वहां तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान करते करते, आप नड्डा जी का भाषण उठा के देखिए राज्यसभा का, एक लेवल पे आकर के राष्ट्रगान के विरोध में बोलने लगे थे। वो राष्ट्रगीत की बात करते करते टैगोर साहब के खिलाफ बोलने लगे थे। जब आप संविधान सभा पर सवालिया प्रश्न खड़ा करते हैं तो उस दौर में संविधान सभा के हर सदस्य पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, टैगोर से लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के, सेठ गोविंद दास से लेकर के, सब पे आप आरोप लगाते हैं। तो यही काम कर रही थी भाजपा। अच्छा, एज अ मुस्लिम वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? वंदे मातरम बोलने भाई जब संविधान सभा में बहस हो गई, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के मौलाना आजाद साहब तक उस संविधान सभा का हिस्सा थे, तो किसी को आप राष्ट्रगीत गाइए, कौन आप पे कौन कह रहा है? बात यह होती है ना जब आप जबरन थोपने की कोशिश करते हैं। आप जैसे बिहार में हिजाब का एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब से ज्यादा मुद्दा यह है कि आप किसी महिला को जबरन कैसे छू सकते हैं। पर वो लड़की तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करेगी? आपने इसलिए छुआ था क्या क्योंकि वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे? आप महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहते क्या? तो सवाल जबरन का है, आप जबरन क्यों छुएंगे? उसी तरह जबरन वंदे मातरम क्यों बुलवाएंगे? भाई कोई चीज आप जबरन क्यों करेंगे? पर दिक्कत क्या है बोलने में? हम कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। जब लोग वंदे मातरम देश की संसद में गाया जाता है तो सब खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित नहीं करते तो हैं सारे लोग। ये मुद्दा बनाया क्यों जाता? देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनको पैनिक है। 4-4, 5-5 घंटे प्लेन में बिठा करके फिर डीप्लेन किया जा रहा है। मैं खुद एक दिन इसका शिकार हुआ। लेकिन डिबेट किस पर होगी? 150 साल पुराने एक ऐसे विषय पे जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी उस पर बहस की आवश्यकता है। आप बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन मतलब लोगों की जान ले रहा है, में उस पर बहस नहीं होगी। सरकार स्वीकार करेगी कि बहस होना है, लेकिन जिस दिन बहस होनी होगी एडजस्ट करके सलीके से किनारे हो जाएगी और बाद में संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले तो बहस नहीं। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये चक्रव्यूह है, यहां कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान भाई, मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बीजेपी कहती है ये सारा तुष्टीकरण का खेल है, और राष्ट्र गीत को गाने में दिक्कत क्या है लोगों को? देखिए, मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। बीजेपी तुष्टीकरण करके जो एक संतुष्टीकरण का खेल खेलती है ना, मैं उस खेल को बहुत बारीकी से समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम गा करके इस देश के लाखों क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब भाजपा वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? या जनसंघ वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? तब तो सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। ये कभी इमरान प्रतापगढ़ी जी ने शब्द इस्तेमाल किया संतुष्टीकरण, तो भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसका संतुष्टीकरण कर रही है? बताइए। अच्छा, आपसे सवाल। आपसे इसका संतुष्टीकरण कर रही है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वो काम कर रही है जो देश के संविधान में लिखा है। देश का संविधान जो कहता है, इस देश का हर नागरिक बराबरी का अधिकार रखता है। कांग्रेस की जब सरकारें रही उसने सबको बराबरी का अधिकार दिया। भाजपा एक बेसिर पैर का आरोप लगाती है और बाद में आकर के कहेंगे कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती थी। आप मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बना करके कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? आप शहनवाज हुसैन को साथ ला करके कौन सा
मैं तुष्टीकरण कर थोड़ा रहे सा हैं। रोकता हूं आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा तो कहती है ना कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। जो कहती है वो कहना आपने ही अभी उसका कहा- गलत है। आपने वो अभी कहना कहा- ही उसका गलत नहीं, क्यों नहीं, कहती है? मैं कह रहा हूं, आप उस आपने पर जो सवाल कहा- खड़ा करिए कि जो कहती है वो गलत कहती है। मैं कह रहा हूं कि इसका सबसे जवाब तो दे बड़ा दीजिए। सवाल है हर्षवर्धन अरे जी, आप जो इतना कहती बढ़िया है, बोलते हैं, आप जो जवाब कहती क्यों है नहीं वो दे रहे? गलत कहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत कहती है, लेकिन आपने अभी कहा, आप तो सही कहते हैं ना, आपने अभी कहा, जब मानक ने सवाल पूछा तो आपने कहा कि भाजपा संतुष्टीकरण करती है। तो भाजपा किसका संतुष्टीकरण करती है, ये तो आप बताइए। भाजपा इस देश के उद्योगपतियों का संतुष्टीकरण करती है, मुद्दों को भटका करके। ये वाला नहीं चलेगा। बिल्कुल। देखिए, सुनिए हर्षवर्धन जी, मनरेगा में नाम बदल करके जी राम जी करके लोगों को यह लगा कि ये तो गांधी का नाम हटा करके राम का नाम ला दिया गया, तो एक तबका है जिसकी संतुष्टि हो गई। लेकिन इसके पीछे की कोशिश क्या है कि मनरेगा जैसी शानदार योजना बर्बाद कर दो, इस देश के करोड़ों मजदूरों का अधिकार छीन लो और राज्यों पर भार डाल दो। जो पहले 90% केंद्र को देना था और 10% देना था राज्यों को, अब 60 और 40 का रेशियो कर दो। 60% देगा केंद्र, 40% देगा राज्य। राज्य पहले से ही लाखों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हैं, अब हो गया बर्बाद। अब वो पैसा ले जाओ उद्योगपतियों का संतुष्टीकरण करने के लिए। आप भाषण बढ़िया देते हो, उसमें तो कोई संदेह नहीं, इस वजह से आप यहाँ। हर्षवर्धन, लेकिन एक लाइन में तो उसका जवाब हो सकता है। एक लाइन में क्यों? एक तबके का बोल दिए, पूरा विस्तार बोला उन्होंने, एक तबके का। एक तबका ऐसा है जिसको नाम बदलने के खेल में उलझाकर ये हिंदू मुसलमान की डिबेट में उलझाओ। इमरान प्रतापगढ़ी आज ठान के आए चक्रव्यूह में फंसना नहीं, लेकिन इसलिए वो बच के निकल। आप लोग क्यों मुझे अभिमन्यु बनाने पे तुले हुए हैं भाई? अभिमन्यु बनाने के बाद नहीं, इमरान साहब, अभी आपने चुनाव सुधार की बात मानक ने शुरू की और चुनाव सुधार पे चर्चा हुई, लेकिन आपको नहीं लगता कि इतना बैगेज आपके पास है कि 40 साल जब सरकार में रहे तो चुनाव सुधार के लिए कुछ नहीं किया, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं बनाया और आखिर तक आते आते तो पर्ची बना के चुनाव आयुक्त बनाने लगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया, वो ठीक हुआ, उसकी स्पाइन ठीक थी तो आपने मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन बना दिया। तो इतने 50 साल के बैगेज पर आप कैसे, कितने ईमानदारी से किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं जो कानून बना रही हो? विजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने कहा कि बैगेज बहुत है। 70 साल देश को सजाने संवारने में हाँ हो सकता है। ये इलेक्शन कमीशन पर स्पेसिफिक बात कर, मैं इस पे भी बात करूं, मैं उस पे भी आता हूं। हो सकता है बैगेज हो, पिता दादा उन्होंने परिवार को कहां से, आज मैं अपने पिताजी अपने दादाजी से कहूं कि आपने तो बड़ा बैगेज रखा, आज आपने जो घर बना के दिया ये तो मेरे लायक नहीं है, ये तो मेरी क्षमताओं जैसा नहीं है, तो मैं कहूं कि आप पे तो बड़ा बैगेज था। नहीं, मुझे लगता है कि जिस स्थिति में देश मिला था, जहां लोकतंत्र था ही नहीं, लोकतंत्र ला करके स्वतंत्र संस्थाएं बनाना और उन स्वतंत्र संस्थाओं की स्वीकार्यता लाना देश में, जो देश, मतलब मैं प्रतापगढ़ जिले से हूं, एक जिले में 7 राजा हैं, 7 रियासतें हैं। हर्षवर्धन जी इस बात को समझते हैं, जिस कोने जाइएगा एक राजा वहां पर है। आप रायबरेली चले जाइए, सुल्तानपुर चले जाइए, इलाहाबाद आ जाइए, आपको राजा ही राजा मिलेंगे। उस देश में राजतंत्र खत्म करके लोकतंत्र लाने का काम पंडित नेहरू ने किया, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने किया, मौलाना आजाद ने किया, सरदार पटेल ने किया। लोकतंत्र लाए, उसके बाद धीरे धीरे स्वीकार्यता होते 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 जब स्वतंत्र संस्थाओं का अस्तित्व बन गया, तो फिर आप आते हैं और आप कहते हैं 70 सालों में किया क्या, और फिर सरकार आकर जो संस्थाएं बनी है उसको और बर्बाद कर दो। नहीं, लेकिन बन कहां पाई स्वतंत्र, यही तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि बन कांग्रेस ने कुछ बनाया ही नहीं। नहीं बनाया, मैं ये कह रहा हूं, अच्छा, इसको बनने की प्रक्रिया में तो थी, कम से कम ईमानदाराना कोशिश तो थी। इसको और स्पेसिफिक करते हैं कि एक इमरान साहब एक जो इलेक्शन कमिश्नर बनाया, सीसी बनाया सेशन साहब को, बहुत स्पेसिफिक बात करता हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन मैंने बहुत लंबे समय कवर किया, उसको मल्टी मेंबर कमीशन कांग्रेस ने क्यों बनाया, आपको जानकारी है उसकी? नहीं, और क्या आप उस कमिश्नर का नाम बता सकते हो जिसको पार्टी प्रेसिडेंट पर्ची बना के प्राइम मिनिस्टर को भेज दे? महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा कि आज अगर किसी भी सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आयुक्त की बात होती है जिसने चुनाव सुधारों पर बात की, तो आप सिर्फ एक नाम गिना पाते हैं। हाँ, और उस पर नकेल किसने कैसे नाम गिना पाते हैं। आप कितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन वो नाम भी निकल करके आया कहां से है और किस दौर में आया है। आज के तो चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्तों के प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, भाजपा के प्रवक्ता क्या वैसा बोलेंगे, जो जवाब वो देते हैं और शेर सुना करके निकल लेते हैं। विजय जी कह रहे हैं ज्ञानेश कुमार के लिए आप इतना जो अग्रेसिव रहते हैं। नहीं, अग्रेसिव सबसे पहले हम सवाल किससे पूछे, हम सवाल किससे क्यों चली जा रही है? क्यों कांग्रेस आज जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से निकल करके आज इतनी सिमट गई कि 44 पर आ गई, फिर 53 पे आई, फिर बमुश्किल 99 पे आगे अटक गई? तो कोई इंट्रोस्पेक्शन, कोई पार्टी के अंदर आपका सवाल बहुत जायज है, अच्छा है, और इस पे हम आत्मचिंतन भी कर रहे हैं। और राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा जब की, एक बहुत बड़ा कदम उठाया। मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल जी जानते हैं, लंबा टास्क लिया उन्होंने, जब तक इस देश में नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी। तो वो 4000 किलोमीटर चले और उसका परिणाम दिखा। हम लगभग 2 गुना सीट लेकर के आए और 400 पार का नारा लगाने वाले 240 पे आ गए।
400 पार का नारा अब जाके पूरा हुआ, जब एक यूआई 400 अपनी के पार जीत गया। के लिए नहीं, आप उनकी हार के लिए लड़ रहे थे। देखिए लोकतंत्र में जब आप सीधे चुनाव लड़ रहे हैं तो सामने वाले की हार और अपनी जीत, और अपनी हार और सामने वाले की जीत ही अंततोगत्वा अंतिम सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 240 पे आ गए, इसमें खुश हैं आप। 240 पे आप 240 को नहीं आ पाए। एक बैसाखी हट जाती तो वो सरकार भी नहीं, आप 240 को नहीं आ पाए। ये सवाल है, और आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र में मुद्दे उठा रहे हैं। हो सकता है जनता के दिल तक उस तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, गलत मुद्दे उठा रहे हैं, नहीं गलत मुद्दे बहुत सही उठा रहे हैं, बस मुद्दे जिनको पहुंचाना था वो चौथा स्तंभ जो है ना, वो ईमानदारी से साथ नहीं ये लीजिए, इसके लिए भी मीडिया से